नमस्कार, बायोटेक्निका के हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं 10 ऐसे अनटोल्ड, मतलब जिसको आपको किसी ने नहीं बताया है, ऐसे फैक्ट्स और ऐसे रूल्स जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, CSIR नेट तो साल में 2 बार पहले होता था, आजकल लोग कहते हैं 3 बार भी हो सकता है। काफ़ी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है क्या होगा, लेकिन इस समय आपको ऐसी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका CSIR पक्का निकल जाए अगली बार। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो में कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाइए तो याद रखिए कि आपको पार्ट C पहले प्रिपेयर करना है, पार्ट C का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। अब होता क्या है, पार्ट C को मार्क्स ज़्यादा है तो उसका पलड़ा हमेशा पार्ट B और पार्ट A से भारी रहता है। मतलब कि अगर कम समय में आपने पार्ट C का ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो जीत पक्की। तो पहला रूल जो है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज अटेम्प्ट पार्ट C फर्स्ट। लोग आके कहेंगे नहीं नहीं पार्ट B कर लो, पार्ट A कर लो। मानता हूं कि पार्ट A पार्ट B आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 20 मिनट में 40 मार्क्स लेके आ सकते हो तो फिर क्यों नहीं ट्राई करोगे। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। यह है पहला रूल। दूसरा रूल, कभी भी अगर एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया, उठा लो। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन की एक खूबी है, एक खासियत है, इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा पढ़ा, कुछ ऑप्शंस देख लिया, क्लिक कर जाता है। इस वजह से आपको कभी भी एग्जाम में लिखना है तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हो उसको पकड़ लो, दोनों हाथों से पकड़ लो और सॉल्व करके ही आगे बढ़ो। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप पार्ट C में कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, अभी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो होती है लैब बेस्ड क्वेश्चन है या कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले यह ध्यान रखिए, चूंकि ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आप एक प्री कंसीव्ड माइंड से मत जाइए कि हाँ जो सैंपल पेपर में सॉल्व किया था वैसा था तो वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा। पेपर सेटर का तो काम ही है आपको कंफ्यूज करना। तो सिमिलर क्वेश्चन देगा, सेम क्वेश्चन नहीं देगा। तो थर्ड रूल जो है, सिमिलर क्वेश्चन देगा, सेम क्वेश्चन नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन या इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले फ्रेश माइंडसेट से जाइए। ये मत सोचिए कि पहला जो था वैसा ही होगा। ओके, चलिए चौथी चीज पे पहुंचते हैं। वो है, अगर आपको सिलेबस का वेटेज पता नहीं है तो फिर आपको सिलेबस ही पता नहीं है ना। तो सिलेबस का वेटेज कहां से जानेंगे? बायोटेक्निका से, जहां पर कि आपको सब कुछ मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। बायोटेक्निका के एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही डिटेल्ड व्हाट टू हाउ टू सीरीज बनाई है, आप वो देख सकते हो। या फिर हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखी हुई है जिसमें आप कम समय में सारा जानकारी जो है वेटेज से रिलेटेड आप देख सकते हो। तो ये हो गई आपकी सिलेबस वेटेज, जो कि है चौथा रूल कि यू शुड नो द सिलेबस वेटेज। पांचवा रूल पे आते हैं, वो है कि कौन से यूनिट को पढ़ना चाहिए। देखिए, लाइफ साइंस में यूनिट 1 से लेके 4 को तो कभी छोड़ना ही नहीं, ठीक है। और यूनिट 8 भी, ये सब बेसिक्स है। यूनिट 1 से 4 और यूनिट 8 बेसिक्स है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स आप पढ़ लोगे तो आपकी सक्सेस मुमकिन है। तो ये याद रखना, यूनिट 1 से 4 बेसिक्स है और यूनिट 8 भी बेसिक्स है, इनको आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं। कभी भी आप एग्जाम में बैठे हो और ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया तो एक्स और वाई एक्सिस जो है उसका जो यूनिट है, यूनिट को जरूर ध्यान से देखना। अगर यूनिट में कुछ भी गड़बड़ हुआ, खत्म। मतलब कि अगर सेल्सियस को उन्होंने केल्विन लिख दिया, आप सेल्सियस समझ के उसको आगे सॉल्व कर दोगे, गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि यूनिट को जरूर देखना। ऑलवेज फोकस ऑन एक्स और वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ। और दूसरी चीज है, जो टेबल आपको देंगे, जो आपको मान लो लिखा है कि एक्सपेरिमेंट किया और ये डेटा आया, जो टेबल लिखा है उस टेबल का भी जो हेडिंग्स है, जो ऊपर में टाइटल लिखा है कि इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या डेटा है, वो जरूर देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि वहीं पर आपको पेपर सेटर थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई आपकी छठी रूल। अब आते हैं 7वीं रूल पर। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफरेंट जो पार्ट है, पार्ट B, पार्ट C, तो पहले तो पार्ट C सॉल्व करोगे, लेकिन उसको एक टाइम एलोकेट करो कि हाँ मुझे फर्स्ट 1 आवर पार्ट C को ही अटेम्प्ट करना है। क्यों करना है कि ऑफकोर्स आप फ्रेश माइंड से जाते हो, कॉन्सेप्ट फ्रेश होता है, आपको थकान कम होती है, माइंड फ्रेश है, फटाक से आप सॉल्व करोगे, ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। सो पार्ट C पहले करोगे। तो मान लो कि पार्ट C को आपने 1.25 घंटा दिया,
उसके बाद का अगला सवा घंटा आप पार्ट बी को दे सकते हो, लास्ट का 10-15 मिनट आप पार्ट ए को दे के केस ख़त्म कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी ऑलवेज अलॉट अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन टू सॉल्व डिफरेंट पार्ट्स, मतलब डिफरेंट पार्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन आप अलॉट कर सकते हो। अब याद रखो कि जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये हो गया रूल नंबर 8 या फैक्ट नंबर 8। तो 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 120 मार्क्स, ज़्यादा नहीं, 120 मार्क्स अगर आप क्रॉस कर जाते हो, मतलब मैक्सिमम कट ऑफ जो आज तक आई है 120 प्लस माइनस थोड़ी बहुत होती है, अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया है तो आपका JRF पक्का है या आपका LS पक्का है, जो भी आप कैटेगरीज हो। हाँ, थोड़ा अगर डिफरेंट कैटेगरी है तो कट ऑफ थोड़ी कम होती है, बट जनरल में आपको 120 तक आती है। सो ये चीज़ हो गई आपकी रूल नंबर 8। और इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पॉसिबल करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। आपको पार्ट ए में 8 क्वेश्चन सही करने हैं, पार्ट बी में 17 क्वेश्चन सही करने हैं और पार्ट सी में 18 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर ये मिक्स कर दिया तो गेम ओवर है, CSIR नेट आपका है JRF के साथ। तो ये हो गई पॉइंट नंबर 8। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 में ये होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो रॉन्ग आंसर जो है निगेटिव मार्किंग, इसका ध्यान रखना है आपको। सो इफ़ यू सेलेक्ट द रॉन्ग क्वेश्चन टू आंसर, आपका चांस ऑफ क्वालिफाइंग कम हो जाता है। मतलब कि देखिए, आप एग्जाम में इसलिए नहीं फेल करोगे कि आपने पढ़ाई कम की थी, ठीक है, पढ़ाई सब बराबर ही करते हैं, लेकिन फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जाम में गलत क्वेश्चन को मार्क कर दिया, जिसमें हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या फिर अंडर कॉन्फिडेंट थे और मार्क कर दिया। मतलब कि अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, उस क्वेश्चन को मत चूज करो। याद रखो कि आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं देगा अगर आपने कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पार्ट सी का, तो कोई आपको नोबेल प्राइज नहीं देगा, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन पे PhD नहीं करना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको PhD में एडमिशन लेना है। तो ये ध्यान रखो, ये दिमाग में रखो, नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग। किस क्वेश्चन को टच करना है और किसको छोड़ देना है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 9। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको पसंद आया होगा। क्विकली जाते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। अब याद रखिए कि इट इज़ पॉसिबल टू क्वालिफाई CSIR नेट इन अ फ्यू मंथ्स, ठीक है। डेडिकेटेड प्रिपरेशन करके आप क्वालिफाई तो कर सकते हो, लेकिन 2 चीज़ ध्यान में रखो। ऑथेंटिक गाइडेंस, ठीक है, मतलब कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो YouTube पे आके टाइम पास और ऐसे वीडियोस नहीं बनाते, जो एकदम सीरियस हैं आपके अपने प्रिपरेशन, अपने स्टूडेंट्स को लेके, वैसे लोगों के यहाँ एनरोल करो। और उसके साथ ही आपका जो एग्ज़ाम रिलेटेड गॉसिप है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, ये होगा क्या, वो होगा क्या, इन सब से दूर रहो। देखो, ये चीज़ें आती रहती हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है, आपकी लाइफ में फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं। तो आपको एक रियल मिक्स चाहिए, मतलब गाइडेड प्रिपरेशन और एंड मेंटरशिप, गाइडेड प्रिपरेशन एंड मेंटरशिप चाहिए, उसके साथ आपको सेल्फ स्टडी चाहिए। मतलब गाइडेड प्रिपरेशन और मेंटरशिप तो आपको जैसे बायोटेक्निका में मिल जाएगी, उसके साथ सेल्फ स्टडी करोगे तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी इंसान अगर आपको कह रहा है, गारंटी दे रहा है कि हाँ हमारे साथ प्रिपरेशन कर लो, हम आपको 6 महीने या साल भर में क्वालिफाई करा सकते हैं या 1 महीने में करा सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। कोई भी आपको क्वालिफाई नहीं करा सकता है। वो आपको गाइडेड प्रिपरेशन करा सकता है, गाइडेड मेंटरशिप करा सकता है, वो हम भी कराते हैं। लेकिन मैं आपको ऑन फेस कह रहा हूं कि अगर आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, हम तो पढ़ाते जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो देखिए, ये तो जो प्रिपरेशन है ना, ये आपका और हमारा टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है। यहां पर करेंसी क्या है? टाइम और एनर्जी। अगर हम दोनों मिल गए तो जीत पक्की है। तो मिलते हैं प्रतिज्ञा बैच में, या हमारा जो अगला बैच आएगा उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। मैं 50% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता हूं, अप टू 100% स्कॉलरशिप। मतलब हम 16 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जिसमें से 8 स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप देते हैं अप टू 100%, और बाकी 8 को पे करके एडमिशन लेना पड़ता है। तो बायोटेक्निका के हिंदी चैनल को या इंग्लिश चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जब भी मैं अगली बार अनाउंस करूंगा, ट्राई कीजिएगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप में टैलेंट है। अगर हम सब मिल गए तो हमारी जीत पक्की है, आपकी जीत पक्की है। तो मिलते हैं अगले बैच में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।